अभी तीनों कानून में जो संशोधन हुआ है, मुझे नहीं लगता है, मैं इस संशोधन का विरोध नहीं करता हूँ, संशोधन अच्छा है, नाम बदला गया अच्छा है, गुलामी की जंजीर तोड़ी गई, अच्छी बात है। लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं है कि जल्दी न्याय मिलेगा, त्वरित न्याय मिलेगा। किसी भी अंग्रेज की सज़ा होते हुए आपने देखा है जब तक अंग्रेज यहाँ थे? वीर सावरकर तिहाड़ गए, सैंडर्स को जेल हुई, 2-4-10 धाराओं को ऐड कर देना और 20 धाराओं को निकाल देना, इतनी जल्दी में कि कानून का संशोधन नहीं होता है। कानून, ये जो तीनों कानून है, ये रीढ़ की हड्डी है देश के अपराध। कानून जो था, कृषि बिल जो था, सरकार ने वापस लिया। हो सकता है लागू करने के बाद, अगर अभी तो देखिए, अभी तो लागू हुआ है ना, अभी देखिए कितनी समस्याएं पुलिस वालों के पास आती है, वकीलों के पास आती है, जजों के पास आती है, हम लोग फेस करेंगे ना। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे कि यदि आपके बच्चे ने या बच्ची ने 12th पास कर लिया है तो, और यदि आप उसको मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई के लिए आगे भेजना चाहते हैं, तो आप सीधे चले जाइए श्री नाथ बाबा पैरा मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज में, जो कि नगरा के उरैनी में स्थित है, और वहाँ जा कर के आप एडमिशन कराएं। निश्चित रूप से आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा और 2 से 3 साल के अंदर उसको नौकरी मिल जाएगी, ये बात पक्की है। इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 जुलाई 2024 एक ऐतिहासिक दिन हो गया है दोस्तों। आज 1 जुलाई है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए कानून, मैकाले के बनाए हुए IPC और CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट में चेंजिंग आई है, परिवर्तन हुआ है, और अब कानून ने ले लिया है एक नया रूप, एक नई शक्ल ले ली है। कानून में जो परिवर्तन हुए हैं वो व्यक्तिगत रूप से सबको जानकारी होनी चाहिए, हर नागरिक को जानकारी होनी चाहिए, और क्या परिवर्तन आए हैं और वास्तव में क्या वो धरती पर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर लागू हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। हम बात करते हैं बलिया सिविल कोर्ट के मशहूर वकील मनोज राय हंस जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर, एक बात बताइए कि आज 1 जुलाई का दिन है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून हमारे देश से आप बीते हुए कल की बात हो गई है। नए कानून में क्या देखते हैं सर? देखिए, पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में जो 3 कानून बनाए गए थे, उस समय जब बने थे, उस समय आप देखिए परिस्थितियाँ क्या थी। उस समय परिस्थिति थी कि 1857 में मंगल पांडे का विद्रोह होता है, यानी एक तरह से देखा जाए तो पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह हो गया। लॉर्ड मैकाले उसके पहले आया था और शिक्षा पे काम कर रहा था। लॉर्ड मैकाले एक तेज तर्रार अंग्रेज अधिकारी था, तो अंग्रेज़ों को लगा कि अब इसको लॉ कमीशन के थ्रू इसको कानून बनवाया जाए कि ये विद्रोह को कैसे कुचला जाए। तो 1857 में वो कार्यक्रम हुआ और 1860 में हमारी IPC बनी। तो लॉर्ड मैकाले को ये काम दिया गया कि कैसे इन विद्रोहों को कुचला जाए, ऐसा तुम कानून बनाओ। तो वो कानून उस परिवेश में बना था जिसमें अंग्रेज़ों को सज़ा हो, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें भारतीयों को सज़ा हो और किसी को पीटें हम, किसी को जेल में डालें, किसी को बाहर निकाल दें, जो मर्जी वो करें, ऐसा कानून बना था। वही आपका इंडियन पेनल कोड था। और 1872 में आपका साक्ष्य अधिनियम बना और 73 में आपका CRPC बना था। तो ये कानून उस समय उस परिवेश में बने थे जिस समय विद्रोह को कुचलना था। अब इस समय भारत की सरकार ने एक पहल करते हुए सोचा कि नहीं, अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून जब जब मेरे सामने आते हैं मुझे लगता है कि गुलामी मुझे याद आती है, तो इसको बदल देना चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल है और होनी चाहिए, बहुत पहले होनी चाहिए, लेकिन बहुत देर से हुई, इसका मलाल है। लेकिन जो परिवर्तन हुआ है वो क्या हुआ है? जैसे इंडियन पेनल कोड, अब ये क्या हो गया? भारतीय न्याय संहिता। अब इंडियन पेनल कोड का हिंदी मीनिंग ही है भारतीय न्याय संहिता। तो अब इंडियन पेनल कोड न बोल के हम भारतीय न्याय संहिता बोलेंगे, ये परिवर्तन हुआ। इसी तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया। तो अब वो एविडेंस एक्ट था, तो उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया। एक कानून CRPC जो था, उसमें जो नामकरण किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये नाम थोड़ा मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय नागरिक की सुरक्षा करने का काम वो कानून नहीं कर रहा है। वह कानून क्या है? एक प्रक्रिया बता रहा है कि कैसे हम मुकदमों को ट्रायल करेंगे, कैसे मुकदमों में जांच करेंगे, कैसे विचारण करेंगे, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा। तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये नाम पे मुझे आपत्ति है। भारतीय न्यायिक प्रक्रिया संहिता इसका नाम हो सकता है, बेटर नाम हो सकता है। लेकिन फिलहाल आप देख के चलें तो जो तीनों कानून अंग्रेज़ों के बनाए गए थे, उनका जो हिंदी मीनिंग था वही अब इंग्लिश में बोला जाएगा, यानी BNS बोलेंगे, अब IPC नहीं बोलेंगे, BNSS बोलेंगे, अब CRPC नहीं बोलेंगे, और BSA बोलेंगे, अब एविडेंस एक्ट नहीं बोलेंगे। तो केवल नाम में संशोधन हुआ है और कुछ धाराएं हटा दी गई हैं, और कुछ धाराएं, जैसे आतंकवाद पे कुछ चर्चा हुई है, इसमें अलगाववाद पे भी कुछ चर्चा हुई है, ऐसे
कुछ धाराओं को जोड़ा गया, जैसे साइबर क्राइम नहीं था आईपीसी के तहत यानी बीएनएस के तहत, तो साइबर क्राइम को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे SC/ST एक्ट है, जैसे रेलवे का कानून है, छोटे छोटे जो अपराध हैं ये सब भी इसमें जोड़े जाने चाहिए। क्योंकि देखिए, वन नेशन वन कोड होना चाहिए। एक किताब हो, आपको भी पता हो, हमको भी पता हो, हमारे अधिकारी को भी पता हो कि यही एक किताब, ये कानून की किताब है, इसी से हमको काम करना है। अभी बहुत सारे कानून की किताबें पतली पतली रखी गई हैं, जिसके बारे में वकील और जज को भी पता नहीं है कि कितनी कानून की किताबें हैं। तो अभी इसमें ज़रूरत है बहुत बड़े संशोधन की, जिसमें तमाम कानूनों को जोड़ा जाना चाहिए। और इसमें एक और अच्छी चीज़ मतलब करने का प्रयास किया गया है। जैसे कहा गया है कि FIR 3 दिन के अंदर, 3 साल से कम सज़ा वाले जो मुकदमे हैं उनमें 3 दिन के अंदर FIR जांच करके दर्ज कर देने चाहिए। अगर 3 से 7 साल की सज़ा वाले मुकदमे हैं तो उसमें 14 दिन का समय दिया गया है कि आप जांच करो, FIR कर दो। ऑनलाइन भी FIR आप करा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें टाइम लिमिट किया गया है। जैसे मान लीजिए पुलिस अधिकारी पहले बिना मर्जी के जांच किया करते थे कितने दिन तक, अब उनके जांच का एक टाइम कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन का भी एक टाइम लिमिट कर दिया गया है। न्यायालय में भी कहा जा रहा है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, कि न्यायालय भी निर्णय देने के लिए बाध्य होंगे एक टाइम लाइन के अंदर। नहीं, मैंने पढ़ा है वकील साहब कि 3 साल के अंदर न्याय देना ही होगा, इस तरीके का कानून है। नहीं, कहीं किताब में नहीं लिखा है। यही तो दिक्कत है कि किताब में नहीं लिखा है। अब मान लीजिए गृह मंत्री जी का बयान आता है कि 3 साल के अंदर अब मुकदमों में न्याय भी आ जाएगा। ये कोई बात नहीं हो, किसी सेक्शन में वो नहीं है, डिफाइन नहीं किया गया है। अगर सेक्शन में डिफाइन हो तो बात बनेगी। अभी तीनों कानून में जो संशोधन हुआ है, मुझे नहीं लगता है, मैं इस संशोधन का विरोध नहीं करता हूँ, संशोधन अच्छा है, नाम बदला गया अच्छा है, गुलामी की जंजीर तोड़ी गई, अच्छी बात है। लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं है कि जल्दी न्याय मिलेगा, त्वरित न्याय मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर सरकार का ध्यान गया ही नहीं। जैसे झूठा FIR, झूठा शपथ पर बयान, झूठा बयान, झूठी पुलिस की जांच रिपोर्ट, झूठी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, झूठी चार्जशीट, झूठी फाइनल रिपोर्ट, झूठा कोर्ट का आदेश। कोर्ट गलत आदेश, कई आदेश गलत साबित हुए हैं ऊपर जाके। कानून तो एक ही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज उसको कुछ और समझता है, हाई कोर्ट में जाके वो कैसे टूट जाता है। तो इस पर कार्रवाई होनी जरूरी है। जब आपके कहने का मतलब ये है कि झूठ को जो है वो संज्ञेय अपराध नहीं माना गया है, जबकि झूठ को संज्ञेय अपराध मानना चाहिए। झूठ को अपराध ही नहीं माना गया है, तो फिर इस सारे बदलाव का क्या मतलब? 2-4-10 धाराओं को ऐड कर देना और 20 धाराओं को निकाल देना, इतनी जल्दी में कि कानून का संशोधन नहीं होता है। कानून, ये जो तीनों कानून है, ये रीढ़ की हड्डी है देश के अपराध के ट्रैकिंग सिस्टम के, क्राइम और क्रिमिनल के लिए, और इसको अचानक से बदल दिया गया। इसके लिए लॉ कमीशन बनानी चाहिए थी। इसके लिए तमाम दिग्गज रिटायर्ड जजेज हैं हमारे, रिटायर्ड एडवोकेट्स हैं, रिटायर्ड सॉलिसिटर जनरल हैं, इन तमाम लोगों की एक बहुत बड़ी टीम बनाई जानी चाहिए, 2-3 टीम बनाई जानी चाहिए। दोनों तीनों टीम से रिपोर्ट तलब की जानी चाहिए। रिपोर्ट आने के बाद सरकार के तेज तर्रार अधिकारी बैठकर उसको ड्राफ्ट करते। इसमें क्या किया गया है? पुलिस को बहुत ज़्यादा छूट दे दी गई। पहले आईपीसी के तहत पुलिस पर मुकदमे करने के एक दो प्रावधान थे। अब क्या किया गया है? पुलिस पर आप मुकदमा करेंगे तो कोर्ट पहला काम क्या करेगी? पुलिस के बड़े अधिकारी से रिपोर्ट तलब करेगी। अगर वो अधिकारी रिपोर्ट पॉजिटिव देता है तो मुकदमा चलेगा, निगेटिव देता है तो मुकदमा वहीं पे खारिज हो जाएगा। यानी पुलिस पे अब आप मुकदमा नहीं कर सकते। पुलिस बिना मतलब का पहले 14 दिन का रिमांड होता था, पुलिस कस्टडी में रख सकती थी। 14 दिन बाद जुडिशियल कस्टडी उसका हो जाता था। अब 30-30 दिन तक पुलिस रखेगी। तो पुलिस के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे अधिकार थे, पुलिस को और अधिकार दे दिए गए, यानी पुलिस को निरंकुश किया गया। और पुलिस पे अंकुश लगाने का कोई काम हुआ? नहीं हुआ। यही 3 कानून अंग्रेज़ों के ज़माने के थे। 1861 का पुलिस एक्ट, ये नहीं था, पुलिस उसकी थी ना। किसी भी अंग्रेज की सज़ा होते हुए आपने देखा है जब तक अंग्रेज यहाँ थे? वीर सावरकर तिहाड़ गए, सैंडर्स को जेल हुई, यानी किसी अंग्रेज को इन कानूनों से सज़ा नहीं होनी थी, ऐसा कानून बनाया गया था। और भारतीयों को काला पानी भेज दो, भारतीयों को जब मन जेल में ठूसो, जब मन बाहर निकालो, ऐसा कानून 1861 की पुलिस बनाई गई थी। अच्छा, एक बात बताइए वकील साहब, बात चलेगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। एक बात बताइए कि आज की तारीख में जो कानूनों में बदलाव हुआ है, व्यवहारिक रूप से उसको लागू करने से पहले इस चीज़ की आवश्यकता नहीं थी कि इसको सिर्फ अभी एक प्रैक्टिस के रूप में रखा जाता, और जब वो प्रैक्टिस लोगों का माइंडसेट चेंज कर देती तब जा कर के इस कानून को लागू किया जाता? देखिए, होना तो यही चाहिए था, लेकिन सरकार के द्वारा ये न करके डायरेक्ट इसको लागू किया गया है। हो सकता है कृषि कानून जो था, कृषि बिल जो था,
सरकार ने वापस लिया। हो सकता है लागू करने के बाद, अगर अभी तो देखिए, अभी तो लागू हुआ है ना, अभी देखिए कितनी समस्याएं पुलिस वालों के पास आती है, वकीलों के पास आती है, जजों के पास आती है, हम लोग फेस करेंगे ना। अब फेस करने के बाद लगेगा कि नहीं चल पाएगा तो इसको वापस करना पड़ेगा। फिर जो कह रहे हैं आप कि एक लंबी प्रक्रिया यानी एक कानून बन गया, कानून पर राय मांगिए, उसमें अमेंडमेंट करिए, उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट बन गया तो 1 साल तक उस किताबों को दिया जाए आम जनमानस को। आम जनमानस यानी वकील, जजेस, मजिस्ट्रेट और आम जनता को दिया जाए कि उन कानूनों का आप अध्ययन करो, उसके दिक्कतों से सरकार को अवगत कराओ, तब 1 साल बाद लागू करने का डेट रखा जाए तो शायद बहुत अच्छा रिस्पांस इसका मिलेगा। क्योंकि देखिए, त्वरित न्याय की तरफ जाने का प्रयास सरकार की है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं की है, लेकिन त्वरित न्याय मिलेगा इसकी गारंटी मुझे नहीं दिखती। क्योंकि देखिए, जो इसमें जांच कहाँ से तेज होगा, पुलिस करेगी। अब कैसे मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने तेज़ी किया है कि जल्दी न्याय मिले। देखिए, इसमें ई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। ई कोर्ट क्या है? पहले सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन था, हाई कोर्ट स्वयं में ऑनलाइन थे, लेकिन सारे हाई कोर्ट आपस में ऑनलाइन नहीं थे। तो अब ई कोर्ट करके क्या किया गया है, सारे हाई कोर्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, सब ऑनलाइन हो गए हैं। यहाँ बैठे बैठे आप तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई आर्डर निकाल सकते हैं, कोई देख सकते हैं। ऐसे ही ई प्रिजन बनाया गया, यानी हमारे भारत देश की तमाम जेलों को जोड़ दिया गया। अब किस जेल में कौन सा अपराधी है, यहाँ बैठ के बलिया का जेलर या बलिया का कोई व्यक्ति भी ऑनलाइन उसको देख सकता है, और उस जो अपराधी है उसका तमाम हुलिया बायोडाटा। ई प्रिजन हो गया। ई प्रोसिक्यूशन भी बनाया गया है। ई प्रोसिक्यूशन इसलिए बनाया गया है, गवाही में कोई ये ना कहे कि मैं गया था, कोर्ट खाली था, ये था, वो था। ऑनलाइन गवाही उनकी हो जाएगी, ऑनलाइन उनकी जिरह भी हो जाएगी। ई प्रोसिक्यूशन हो गया। ई फोरेंसिक लैब, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। फोरेंसिक लैब क्या होता था कि हर फोरेंसिक लैब का अपना एक पोर्टल होता था, वो अपनी जानकारी उसी पोर्टल पे रखती थी। अब ऐसा नहीं है, अब क्लाउड पे रखा जाएगा उसको, एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारे देश के तमाम फोरेंसिक लैब को एक जगह ला के रख दिया जाएगा। यानी हम किसी भी लैब की रिपोर्ट देखना चाहें हम देख सकते हैं, और अगर कोई अभी रिपोर्ट आई है तो उस रिपोर्ट को हम थाने से तलब करने की ज़रूरत नहीं है। बैठे बैठे जजेज या मजिस्ट्रेट ऑनलाइन उसको देखेंगे। अगर उस लैब के द्वारा अपलोड किया गया है वो जानकारी, जैसे अब फोरेंसिक लैब क्या करता है, जैसे मान लीजिए ब्लड टेस्ट करेगा, आपका डीएनए टेस्ट करेगा, हथियारों पे फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं उसकी जांच करेगा, तो वो रिपोर्ट जो ही अपलोड करेगा त्यों ही न्यायालय में बैठा अधिकारी देख सकता है। अब पहले इस रिपोर्ट को मंगाने में हमको महीने लग जाते थे, और जब तक रिपोर्ट नहीं आती थी न्यायालय आगे उसमें कार्रवाई नहीं कर पाता था। तो इन तमाम चीज़ों से लगता है कि न्यायालय त्वरित गति से कुछ काम करेगा और निर्णय जल्दी आएंगे। जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा कि 3 साल हो सकता है, अगर 3 साल में मिलने लगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपाधापी में, जो जल्दबाजी में जो कानून लागू किए गए, आधे लोगों को क्या, किसी को पता नहीं है, अब सबको जानकारी करनी है, पिछला कानून भी जाने, अगला कानून भी जाने, तो एक बर्डन है। अच्छा वकील साहब, एक बात बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं कि ई कोर्ट बना दिया गया या ई एविडेंस के लिए व्यवस्था बना दी गई, तो ये ई के चक्कर में आज की तारीख में आप मान लीजिए किसी बैंक में जाते हैं, यदि बैंक कर्मचारियों की काम करने की इच्छा नहीं है तो भैया सर्वर डाउन है, 2 घंटे बाद आइएगा, 2 घंटे बाद जाइए, सर्वर डाउन है, कल आइएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ई कोर्ट में भी इस तरीके की व्यवस्थाओं का सामना करना पड़े पब्लिक? बिल्कुल होगी, उसी इंटरनेट से तो हम भी काम करेंगे। इंटरनेट की क्वालिटी आपको इतनी ज़बरदस्त करनी पड़ेगी कि कोई ये ना कहे, बैंक जैसे बोल दिया करते हैं कि अभी इंटरनेट नहीं है, अभी नेटवर्क गड़बड़ है, तो बिजली कट गई। तो अब इसमें 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि इंटरनेट थोड़ा भी रुक के ना चले, और बिजली की कटौती ना हो, 24 आवर्स बिजली। और न्यायालयों में जहाँ पे ऑनलाइन काम ज़्यादा होने हैं वहाँ पे उसका बैक सपोर्ट होना चाहिए। अगर बिजली 1 सेकंड के लिए कटी भी तो बैक सपोर्ट ऐसा होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर को ना लगे कि बिजली कटी जी, हाँ, तब जाके काम होगा। नहीं तो एक बार बिजली कटी आई गई तो अब समझिए कि नेट ऑन होने में 5 मिनट गया, 5 मिनट में हो सकता है जजेज उठ गए, लोग चले गए, छुट्टी हो गई। क्योंकि भाई छुट्टी मनाने का हम लोगों का एक पुराना ज़माना से मौलिक अधिकार हम लोग समझ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि ये ज़रूरत थी कि इस कानून को लागू करने से पहले कम से कम ये व्यवस्था हो जाती कि कोर्ट्स में इंटरनेट की व्यवस्था ठीक हो जाती, हाई स्पीड के वाईफाई लगा दिए जाते, अच्छी क्वालिटी के कंप्यूटर्स लगा दिए जाते, ताकि जजेस को न्याय करने में सुविधा होती। आपने सीधा सीधा उठा करके कानून लागू कर दिया, तो ये सारी व्यवस्था पहले से करनी चाहिए थी, नहीं करनी पहले? यही इसीलिए तो मैं कहा कि साल भर का समय दे के लागू किया जाता। लेकिन ये लागू करके अब हम वो काम करेंगे जो आप बता रहे हैं, वो तमाम व्यवस्थाएं ठीक अब हम करेंगे। ई कोर्ट
बन रहा है, अभी बना नहीं है। ई प्रिजन बन रहा है, पूरा बना नहीं है। ई प्रोसिक्यूशन बन रहा है, पूरा अभी बना नहीं है। ई फोरेंसिक काम चल रहा है, सब पे अभी काम चल रहा है। तो इंटरनेट पे भी काम चल रहा है, बेहतर कनेक्टिविटी पे भी काम चल रहा है। यानी अभी उस लायक हमारी पृष्ठभूमि बनी नहीं है, लेकिन फिर भी कानून लागू हो गया है और घिसे पीटे में हम करते हुए चलेंगे। जैसे जैसे परेशानियां आएगी वैसे वैसे सरकार उसको दूर करने का प्रयास करेगी। इस पथ पे हम चल रहे हैं। ये नहीं कि पहले सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाए तब इस कानून को लागू किया जाए। एक आखिरी सवाल लेंगे वकील साहब आपसे कि पुलिस वालों की मनमानी जग जाहिर है। सब लोग जानते हैं कि पुलिस वाले किसी भी केस के मामले में दाल का चावल और चावल का दाल कर देते हैं। तो अब आज की तारीख में जो एक्स्ट्रा पावर उनको ये जो मिल गए हैं, तो मान लीजिए कि जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी वाला मामला है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में यदि आपने सरकार की आलोचना कर दी या सरकार के काम की आलोचना कर दी या सरकार की किसी नियम और नीति की आलोचना कर दी, तो सीधा सीधा इंस्पेक्टर आपको उठाएगा, जेल में भेज देगा। और वो उसका विवेक हो गया है, वो अपने विवेक के अनुसार आपको कितने दिन में कौन कौन सी धारा लगा करके जेल भेजेगा, क्योंकि आपने किस तरीके से जो है राजद्रोह किया है, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। तो एक इंस्पेक्टर को इतना अधिकार देने से अच्छा ये नहीं होता कि किसी गैजेटेड अफसर को मिलता है ये अधिकार? देखिए, ये समाधान नहीं है कि इंस्पेक्टर को न देकर गजटेड अधिकारी को दे दिया जाए। क्या पता उसके विवेक पे आपको भरोसा है? हम कहते हैं क्यों किसी के विवेक पे छोड़ें। मजिस्ट्रेट हो, जज हो, दरोगा हो या एसओ हो या पुलिस इंस्पेक्टर हो या एसपी क्यों ना हो, क्यों उसके विवेक पे छोड़ें भाई? एकदम डिजिटल कानून होना चाहिए, क्लियर कट लिखा होना चाहिए। आप भी समझ पाएँ इसका मतलब क्या है, मैं भी समझ पाऊँ इसका मतलब क्या है। अभी मनीष कश्यप का मामला, जो एक पत्रकार था, तमिलनाडु में उस पर एनएसए लगाया गया, बरी हो गया। क्यों बरी हुआ और क्यों उस पर एनएसए लगा? क्योंकि एनएसए यानी राष्ट्रद्रोह क्या है उसकी परिभाषा सरकार ने तय ही नहीं की। जिस पे मन बना कि इस पर लगा दो, बहुत बोल रहा है, लगा दो एनएसए, हटा दो तो हटा दो। यानी एनएसए की परिभाषा नहीं है, डिफाइन नहीं किया गया है एनएसए, इसीलिए किसी पे लग जाता है। तो विवेक गलत हो सकता है, आपका भी, हमारा भी और एक जज का भी। विवेक पे कुछ भी छोड़ा जाना नहीं चाहिए, सब एकदम डिजिटल क्लियर होना चाहिए। किताब में लिखा होना चाहिए कि क्या कानून है, क्या एनएसए है, कब राष्ट्रद्रोह लगेगा और कब नहीं लगेगा। ये क्लियर होगा तो फिर क्यों। और पुलिस पे, जैसे पुलिस पे आपने आरोप लगाया कि पुलिस ये करती है वो करती है, माना कि पुलिस सब करती है। पुलिस में किसके लोग होते हैं? आपके हमारे लोग होते हैं। क्यों ऐसा करते हैं वो? पुलिस वाले, बहुत पुलिस वाले जानते हैं कि मैं झूठी एफआईआर दर्ज कर रहा हूं, लेकिन अगर वो एफआईआर नहीं करेंगे तो उन्हें पता है कि मैं सस्पेंड हो सकता हूं, उन्हें पता है कि मैं ट्रांसफ़र हो सकता हूं। तो हम पुलिस को दोषी कैसे मान लेते हैं? नहीं, अकेले पुलिस दोषी नहीं है। पुलिस को जिस कानून में बांधा गया है वो ब्रिटिश गुलामी का कानून है। उस समय अंग्रेज़ों ने अपनी पुलिस बनाई थी, अपनी लाठी चलाने के लिए। वही पुलिस अब हमारे सरकार को ही पसंद है। 1861 में परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्यों? 1861 में परिवर्तन होगा, पुलिस स्वतंत्र होगी। पुलिस स्वतंत्र होगी तो पुलिस में तमाम अधिकारी घुसखोर नहीं हैं, कुछ अच्छा काम करना भी चाहते हैं। लेकिन जो अधिकारी अच्छा काम करना चाहता है उसका क्या होता है? सस्पेंशन होता है, नहीं तो सचिवालय में भेज दिया जाता है, जाओ डंडा लगे गेट पे खड़े रहो। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो पहले 1861 के कानून से पुलिस अंग्रेज़ों की गुलाम बनी थी, अंग्रेज़ गुलाम बनाने के लिए किए थे। अब वही कानून हमारे सत्ताधारी लोगों को भी पसंद आते हैं, अब ये अपना गुलाम बनाने के। तो पुलिस क्या करती है? सत्ता के गुलाम बन के काम करती है। इसको सत्ता से आज़ाद कराना है। आंदोलन इस बात के लिए होना चाहिए कि पुलिस को आज़ाद कराया जाए। आंदोलन इसलिए नहीं होता है कि जस्टिस फॉर निर्भया, हजारों लाखों लोग जुड़ जाते हैं ना। जस्टिस फॉर 1861 पुलिस एक्ट के बदलाव के लिए जस्टिस मांगो। पुलिस एक्ट में जब बदलाव होगा तो पुलिस स्वतंत्र होगी। पुलिस स्वतंत्र होगी तो इन नेताओं के दबाव में काम नहीं करेगी। जब दबाव में काम नहीं करेगी तो न्याय मिलना शुरू होगा। लेकिन जब तक ये दबाव में काम करेगी पुलिस, क्योंकि पुलिस अभी क्या है? स्टेट सब्जेक्ट है। जिस राज्य की पुलिस देखिए उस राज्य सरकार के पीछे पीछे घूम रही है। इसको स्टेट सब्जेक्ट नहीं, इसको सेंट्रल सब्जेक्ट बनाया जाना चाहिए था। जैसे सेना सेंट्रल का है, सेना अच्छा काम कर रहा है। वन पुलिस वन कोड कर देना। हाँ, वन पुलिस वन कोड। तो वन पुलिस वन कोड होगा तो केंद्र सरकार के अधीन पुलिस आएगी, तो पुलिस स्वतंत्र होकर काम करेगी, नेताओं के दबाव में काम नहीं करेगी। अभी जो कानून है उसमें इनको दबाव में ही काम करना है। अगर नहीं काम करेंगे तो इनके कई हथकंडे हैं जो अपनाए जाएंगे, फिर पुलिस को अंततः सरेंडर करना पड़ेगा। तो इसलिए पुलिस एक्ट में संशोधन जरूरी है और वो संशोधन करके इसको निष्पक्ष किया जाए, तब जाके काम तेज़ गति से होगा।
पुलिस एक्ट में बहुत बड़े संशोधन की ज़रूरत है। कानून जो लागू हो गए हैं उनमें भी संशोधन की ज़रूरत है। कुछ अच्छे कानूनों को लाने की ज़रूरत है, कुछ कठोर कानूनों को लाने की ज़रूरत है। दोस्तों, वकील साहब से हमारी नए कानून पर आज 1 जुलाई के दिन जी एक और बात बताएंगे। इसमें देखिए, जैसे मैंने झूठा को बोला ना, झूठ को अपराध नहीं बनाया गया है। जैसे जज अगर झूठा फैसला देता है, गलत फैसला देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होता है। अगर पुलिस झूठी रिपोर्ट देती है, जांच रिपोर्ट, उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति झूठी शिकायत करता है, उसकी शिकायत झूठ पाई जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई आज भी प्रावधान नहीं है। झूठा कोई एफिडेविट देता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान। देखिए कैसे न्याय त्वरित गति से और न्याय होगा। अभी क्या है, हम कुछ भी करेंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला है, हम कुछ भी करेंगे। तो झूठ को अपराध बनाना जरूरी है, गंभीर अपराध। दोस्तों, वकील साहब से हमारी आज के कानून पर चर्चा हुई। आज 1 जुलाई का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी कानून के सहारे 140 करोड़ जनता चलेगी। ये अपराध चलते रहेंगे, कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। आपको कैसे लगी हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट, हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।